हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम साइकोलॉजी में अधिगम के सिद्धांत कर रहे थे, लर्निंग ऑफ थ्योरी कर रहे थे। हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी कर ली थी और हमने स्किनर की थ्योरी कर ली थी और साथ ही साथ हमने पावलोव की थ्योरी भी कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारी एक और थ्योरी बची है जिसका नाम है अंतः प्रक्रिया, जिसका नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी दी है कोहलर ने। तो आज हम इस वीडियो में इस सिद्धांत के बारे में, इस थ्योरी के बारे में डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ इनके किए गए प्रयोग के बारे में भी देखेंगे और इसकी कमियां और इसके उपयोगिता के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये सिद्धांत हमारे लिए लाभकर है और क्या क्या इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया था कोहलर ने। ठीक है, इसके प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे कोहलर। ठीक है, अब सबसे पहले हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत समझने से पहले हमें समझना होगा किसके बारे में? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में समझना होगा। क्योंकि जो कोहलर है, ठीक है, जो कोहलर है वह क्या है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा और सबसे पहले, इससे भी पहले हम जानेंगे गेस्टाल्ट के बारे में। यानी जो गेस्टाल्ट है उसका मतलब होता क्या है? देखिए, गेस्टाल्ट जैसा कि GESTALT इसकी स्पेलिंग है गेस्टाल्ट। ठीक है, तो ये जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जर्मन भाषा से निकला हुआ ये शब्द है। इसका मतलब है आकार, संरचना और इसकी प्रतिरूप। ठीक है, आकार, संरचना और प्रतिरूप इसका अर्थ है। ठीक है, इसको हम एट द होल भी कहते हैं, यानी कि एट द होल के कॉन्सेप्ट से ये संबंधित है। एट द होल क्या हुआ? देखिए, एट द होल मतलब क्या हुआ? एट द होल मतलब होता है समग्र रूप। जैसे मान लो हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पेड़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं पेड़ के पत्ते के बारे में, पेड़ के फूल के बारे में बात कर रहे हैं मान लो। ठीक है, पेड़ के फूलों के बारे में, फलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम उस अंश को पढ़ने से पहले पूर्ण को पढ़ेंगे, यानी कि पेड़ के बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसके अंश की ओर जाएंगे, उसके बाद हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये समग्र रूप है। ठीक है, इसी को हम एट द होल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मान लो हमें बॉडी का कोई भी पार्ट पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। मान लो हमें फेफड़े का अध्ययन करना है, मान लो हमें आंखों का अध्ययन करना है, तो हमें क्या पूरी अपनी बॉडी, जितना भी हमारा शरीर है उसका अध्ययन करना होगा। उसके बाद हम आंख का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी पूर्ण से हम अंश की ओर जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट लागू होता है एट द होल में। ठीक है, एट द होल का मतलब ही क्या होता है? समग्र रूप। ठीक है, किसी चीज का समग्र यानी पूरा रूप उसे बोलते हैं। तो ये जो गेस्टाल्टवादी हैं वह एट द होल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उनसे संबंधित है। तो अब गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो ये कॉन्सेप्ट मानते हैं वो हैं हमारे वर्दीमर, कोहलर, कोफका और कुर्थ लेविन। ठीक है, ये चार हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोफका और कुर्थ लेविन। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्दीमर के बारे में देखो। वर्दीमर जो है वह गेस्टाल्टवादी का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे पहले जो गेस्टाल्टवादी शब्द है वह लाए थे वर्दीमर। ठीक है, सबसे पहले वर्दीमर लाए थे और फिर उसके बाद कोहलर इसके प्रयोग लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले गेस्टाल्ट जो है वह 1912 में आता है। ठीक है, 1912 में कॉन्सेप्ट आता है, यह शब्द आता है निकलकर वर्दीमर के थ्रू। ठीक है, तो 1912 में। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक, ठीक है, 13 से लेकर 18 तक इस पर प्रयोग होते हैं, इस पर टेस्ट किए जाते हैं इन वैज्ञानिकों के द्वारा, इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद 1917 में ये वाली थ्योरी सामने निकल के आती है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी। ये सामने आती है, कोहलर ले आते हैं इसको 1917 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे
इसके जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसके बारे में। अब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पता है 1917 में आया था। कौन लेकर आए थे? कोहलर लेके आए थे, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अब इनके बारे में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। एक चिंपैंजी था, उस पर वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, ये चीजें क्वेश्चन पेपर में भी आती हैं कभी कभी, तो आप ये चीजें याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और सुल्तान नाम था उसका। इन्होंने सूझ का पर आधारित सिद्धांत दिया। किस पर आधारित? इन्होंने सूझ पर आधारित सिद्धांत दिया। सूझबूझ पर आधारित इन्होंने सिद्धांत दिया, यानी कि ये कहते थे कि जो हमारा सूझ समझने की शक्ति है, सूझ सोच विचारने की शक्ति है, उसे से हम क्या कर सकते हैं? अधिगम कर सकते हैं। ये इनका मानना था। ठीक है, अब देखिए कोहलर का सूझ सिद्धांत गेस्टार्ट थ्योरी पर आधारित है। गेस्टार्ट थ्योरी पर यह सूझ का सिद्धांत आधारित है, क्योंकि ये गेस्टार्टवादी थे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो थ्योरी होगी वह किससे रिलेटेड होगी? गेस्टार्ट से। ठीक है, गेस्टार्ट थ्योरी से। तो देखिए गेस्टार्ट जर्मन भाषा का ही हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बता दिया था मैंने। अब हम बात करते हैं अन्य नाम। अन्य नाम क्या है इस सिद्धांत के? ये भी क्वेश्चन में आता है। कभी कभी हमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत न देकर कुछ और नाम से आ जाता है और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह नाम हमने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले इसका अन्य नाम, दूसरे नाम क्या है? अदर नेम क्या है? सूझबूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं और साथ ही साथ समग्रवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एट द होल का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे हमने देखा समग्र, तो समग्रवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टार्टवादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं, साथ ही साथ पूर्णाकार सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। अब इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए, अगर आपको ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हमें तो भूल जाते हैं, तो वहां पे हमें याद रखना है इंग्लिश नेम। ठीक है, तो इंग्लिश नेम क्या है यहाँ पे? इनसाइट थ्योरी। ठीक है, इनसाइट थ्योरी किसने दी है? कोहलर ने दी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब ये जो सिद्धांत है इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया? उस चिंपैंजी को, सुल्तान को एक कटघरे में रख दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ दूरी पर उसके साथ कुछ छड़ियां, 2 छड़ियां वहां रख दी, 2 छड़ियां वहां रख दी और उसको कटघरे में रख दिया और उसके कुछ दूरी पर उन्होंने केले रख दिए। ठीक है, अब चिंपैंजी वहां पहुंच नहीं पाया। ठीक है, तो छड़ी, उसने एक छड़ी से अंदाजा किया तो वो भी, उसकी लंबाई भी उतनी नहीं थी। ठीक है, उससे भी दूर था वो केला। ठीक है, तो उसने क्या किया? उन छड़ियों को उन छड़ियों में ऐसा था जिससे वो जुड़ जाती थी। ठीक है, तो उसने अपना दिमाग लगाया, विचार किया, उसके बाद उसने क्या किया? उन दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ दिया और वो हो गई लंबी। ठीक है, उससे उसके थ्रू उसने केले ले लिए। ठीक है, तो एक प्रयोग उसने ये देखा, उसमें देखा कि उसने अपना सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उसने क्या कर लिया? अधिगम कर लिया, यानी कि उसने कुछ चीज पा ली, सफल हो गया वो। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से उन्होंने प्रयोग किया। अब उन्होंने क्या किया? उस चिंपैंजी को एक कमरे, बंद कमरे में रख दिया। ठीक है, और उसकी छत पर केले लटका दिए, उसकी पहुंच से दूर। ठीक है, उसकी पहुंच से दूर उसने केले लटका दिए और उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर साथ में उसने कुछ बक्से रख दिए। ठीक है, कुछ स्टूल वगैरह रख दिए थे साथ में। ठीक है, तो उस चिंपैंजी ने क्या किया? वह पहुंच तो नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया? वो बक्से रखे। सबसे पहले बड़ा बक्सा रखा, उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर वह खुद चढ़ा और जाके उसने वो केले प्राप्त किए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि जो सूझबूझ है उससे भी हम अधिगम करते हैं और वो अधिगम जो है हमारा स्थायी रहता है और वह अधिगम अचानक आता है। ठीक है, वह सूझ हमारी, वह आइडिया हमारा अचानक आता है। यह किसने कहा? यह कहा कोहलर ने। तो उनके जो 2 प्रयोग थे उनसे यह पता चलता है कि हमारा सोचने विचारने का जो तरीका है उससे क्या कर सकते हैं? हम अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात इन्होंने अपने प्रयोग में कही और इन्होंने उनके जो सिद्धांत है उसकी मुख्य बातें क्या है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले अधिगम सबसे पहले सूझ पर आधारित होता है। अधिगम सबसे पहले किस पर आधारित होता है? सूझ पर, सूझबूझ पर आधारित होता है। ठीक है, बिना सूझबूझ के यानी हम अधिगम नहीं कर सकते, ऐसा कहा इनके अनुसार। ठीक है, अगला, सूझ का निर्माण अचानक होता है। सूझ का निर्माण अचानक, यानी कि हमारे दिमाग में जो विचार है, आइडिया है, वो अचानक आता है। ठीक है, ये बात तो आप मानते हो कि हमारे दिमाग में अचानक कभी विचार आ जाता है, कोई विचार, कोई ब्रिलियंट आइडिया आ जाता है हमारे दिमाग में अचानक से। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, सूझ जो है वो अचानक आती है।
सोच पर आधारित अधिगम स्थायी होता है। ठीक है, जब हमें कुछ सूझ आती है, कुछ विचार आता है, तो उससे हम जो भी अधिगम करते हैं वह हमारा स्थायी रहता है, वह हमारा परमानेंट रहता है। अगला अधिगम में समय नहीं लगता। समय नहीं लगता यानी कि जब भी हमें विचार आता है, उससे हमें फौरन अधिगम हो जाता है, हम सीख लेते हैं उससे। ठीक है, तो ये बात कही, ये 4 पॉइंट आपको देखना है ध्यान से कि सबसे पहले क्या कहा था उसने कहा था जो अधिगम है वह सूझ पर आधारित होता है। दूसरा, सूझ अचानक आता है, उस पर टाइम नहीं लगता, सूझ अचानक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अधिगम जो है वो स्थायी बने रहता है, और साथ ही साथ हमने क्या कहा, अधिगम करने में समय नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, जल्दी से हो जाता है। तो ये बातें किसने कही थी, कोहलर ने अपने सिद्धांत से रिलेटेड कही थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है इस सिद्धांत की हमारे पाठ्यक्रम, हमारे शिक्षण में। ठीक है, क्यों हम बीएड में ये सिद्धांत पढ़ते हैं, इसका उपयोग है। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, हम इस सिद्धांत का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हमारे जब मान लो कोई एनसीईआरटी है, ठीक है, वो बच्चों के लिए बनी हुई है। अब आप देखोगे 6th का जो पाठ्यक्रम है, जो 6th का सिलेबस है, वह 10th के सिलेबस से मिलता जुलता है नहीं, उनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, 6th के जो चैप्टर्स हैं वह क्या होते हैं, सरल होते हैं, इजी होते हैं, और दूसरा उनमें लेवल भी होता है कम। ठीक है, कम लेवल का होता है, जबकि 10th का जो सिलेबस हम देखें उसमें हम पाएंगे कि लेवल भी हाई रहता है, और साथ ही साथ वह थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, 6th की तुलना में डिफिकल्ट रहता है। इसी तरह क्लास वाइज क्लास जो डिफिकल्ट लेवल है वह बढ़ते जाता है। ठीक है, साथ साथ बढ़ते जाता है। तो ये जो लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो ये लेवल का अंतर है वह किस हिसाब से आदमी रखता है। जो यह बुक निर्माता होते हैं वह क्या करते हैं, वह उनकी परिपक्वता के आधार पर, उनकी उम्र, उनकी एज, उनकी समझने सोचने की क्षमता के आधार पर क्या करते हैं, उनके लिए बुक्स को बनाते हैं। ठीक है, उनके लेवल के आधार पर। तो कभी भी आपने 6th का लेवल टफ 10th के लेवल का जितना नहीं देखा होगा, उनका सरल होता है ताकि वो बच्चे आसानी से समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही है कि जो ये सिद्धांत है, इससे क्या पता चलता है, किसी भी व्यक्ति के सूझबूझ के सिद्धांत, किसी बच्चे के सूझबूझ के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसके पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं किस आधार पर, इस सिद्धांत पर आधार पर। ठीक है, अगला है समस्या समाधान। इस सूझबूझ के सिद्धांत से, इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है तो हमें उसका सॉल्व आसानी से कर देते हैं, उस समस्या का समाधान हम आसानी से कर देते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या यूज करते हैं, अपना मेंटल लेवल। ठीक है, हम अपना दिमाग यूज करते हैं, सूझबूझ लगाते हैं, और हम हमारे अंदर कोई आइडिया आता है, उसको सॉल्व करने का समाधान आता है, और हम वो समस्या सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत से रिलेटेड है। अगला इसकी उपयोगिता है, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ये मैंने आपको बात बताई कि एट द होल का कॉन्सेप्ट है, यानी सबसे पहले हम पूर्ण को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि हम जब भी कोई चीज का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसके पूर्ण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम उसके अंश का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारा शरीर है, हम सबसे पहले पूरे शरीर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक एक अंग का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये उपयोगिता इस सिद्धांत से है। ठीक है, अगला है बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है, देखिए, अगर कोई आदमी कोई सोचे नहीं, विचारे नहीं, ठीक है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करे ही ना, तो क्या होगा, वह उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी ही नहीं, उसका बौद्धिक विकास होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, अपना मेंटल डेवलपमेंट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। लेकिन जो तर्क वितर्क करेगा, सोचेगा और सूझबूझ का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, अपना मेंटल लेवल बढ़ाएगा, तो उसका बौद्धिक विकास अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये उपयोगिता है इस सिद्धांत की, बौद्धिक विकास होता है हर बच्चे में। ठीक है, इससे रिसर्च के लिए भी यह सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। रिसर्च यानी कि किसी का अनुसंधान करना, ठीक, कोई चीज खोजना। ठीक है, कोई चीज जाने, जैसे कि कोई आविष्कार करना। ठीक है, आविष्कार करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम आविष्कार करते हैं, फिर हमारे दिमाग में विचार आता है और हम उसकी तरफ उसका आविष्कार करते हैं। ठीक है, उसका
इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत इसकी उपयोगिता है, रिसर्च के लिए भी यह उपयोगी है, ठीक है। अगला है, अब देखिए कमियां, ठीक है। कमियां, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, सिद्धांत के डिसएडवांटेज क्या है, आप क्या सोचते हो इसके डिसएडवांटेज, आप क्या सोचते हैं इसकी कमियां होंगी क्या? लेकिन देखने में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सिद्धांत हमें क्या लग रहा है, प्रॉपर अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन है कमियां, किसी भी चीज की कमियां जरूर होती हैं। अच्छाई और बुराई सभी में होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो, ठीक है। हर किसी की अच्छाई और बुराई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छाई देख ली थी, अब बात करते हैं इसकी बुराई यानी कि इसकी कमियां, क्या है इसकी डिसएडवांटेज है। सूर्य द्वारा ही अधिगम नहीं, देखिए सूर्य के द्वारा ही हम अधिगम नहीं करते हैं। कभी कभी हमें क्या कहते हैं, कभी कभी हम किसी का अनुकरण करते हैं, किसी को कॉपी भी करते हैं, ठीक है। मान लो बहुत सारे लोगों के अपने आइडियल हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी की चीजें देखकर उसको अपना लेते हैं, ठीक है, उसको करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, वो सूझबूझ कर इस्तेमाल नहीं कर रहे, वह क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वह अनुकरण कर रहे हैं किसी का। तो जरूरी नहीं सूझ से ही हम अधिगम करें, अनुकरण से भी हम अधिगम करते हैं, और साथ ही साथ प्रयत्न और भूल से भी हम अधिगम करते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सूझ होती है, वो तर्क करते हैं, नहीं करते, ठीक है। उनको हम किस प्रकार सिखाते हैं, उनको प्रयत्न और भूल की विधि से सिखाते हैं, ठीक है। उनको हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी के आधार पर सिखाते हैं, ठीक है। उसको हम बाउंडेशन के आधार पर सिखाते हैं। तो यहाँ पे सूझ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला आप देख सकते हो, प्रयत्न व त्रुटि को मान्यता नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो त्रुटि और भूल का सिद्धांत था, ठीक है, उसको इसमें बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी है। लेकिन उसकी भी उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता किसके साथ है, बच्चों के, छोटे बच्चों के, हाँ, हम उससे सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी है, ठीक है। वह ये गेस्टार्टवादी क्या कहते थे, ये कहते थे कि जो मानव है वह सूझबूझ से सीखता है, ठीक है। जानवर सीखता है प्रयत्न और भूल से, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के पास दिमाग होता है, वह सूझबूझ से सीखता है। उसने इसको नकार दिया है, ठीक है, इस सिद्धांत को नकार दिया। तो यहाँ पे प्रयत्न और त्रुटि की मान्यता नहीं दी है, ठीक है। यह एक इसकी कमी है। शिशुओं के लिए अनुपयोगी, ये जो सिद्धांत है वो शिशुओं के लिए अनुपयोगी है। क्यों, क्योंकि शिशुओं को, बच्चों को तर्क वितर्क करना नहीं आता, वो इतने परिपक्व नहीं है, इतने मैच्योर नहीं है कि वह सूझबूझ का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि उनका मेंटल लेवल ही उस लायक है, वह डेवलप नहीं हुआ है। तो उनको हम इस सिद्धांत से नहीं सिखा सकते, उनको हम प्रयत्न और भूल की विधि से ही सिखा सकते हैं, या किसी और सिद्धांत से सिखा सकते हैं। हम इस सिद्धांत से नहीं सिखा सकते। तो ये इसका यह भी इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आई होप आपको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।